Audio Jungle. मैं किसी समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय की स्त्रियों द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिमाण से करूंगा। ये शब्द हैं भारतीय जनमानस के मध्य महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आज के समय में इस उक्ति को समझना बहुत कठिन नहीं, लेकिन एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के कर्तव्यों के बरक्स उनके अधिकारों की स्थापना ज़्यादा कठिन है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप सुनना शुरू कर चुके हैं करंट मुद्दों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम ज़ेरे बहस। बीते 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में एक्सेलरेशन एक्शन की थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष इसी दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा आज का कार्यक्रम भी महिला केंद्रित मुद्दों को लेकर है, मुख्य रूप से भारत में महिलाओं से संबंधित विषयों जिनमें महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और उनके भविष्य जैसे बिंदु शामिल हैं पर चर्चा होगी। हम कोशिश करेंगे कि बेहद संक्षिप्त समय में हम आपको भारत में महिलाओं के भूत, वर्तमान और भविष्य से रूबरू कराएं। साथ ही श्रोताओं से गुजारिश होगी कि कार्यक्रम के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। भारत में महिलाओं को देवी स्वरूपा मानने की प्राचीन परंपरा रही है तथा कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला विमर्श की अवधारणा नई है। विशेषकर यह विमर्श दर्शन शास्त्र की उस अमेरिकी शाखा से निकला है जिसे अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, जो नारी सशक्तिकरण जैसे व्यवहारिक मुद्दों की बात करता है। खैर, महिला दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1908 में अमेरिका में महिलाओं के श्रम अधिकारों और मताधिकार की मांग के रूप में हुई थी। वर्ष 1910 में कोपेनहेगन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में क्लारा जेटकिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकारों और शांति के लिए दिवस के रूप में घोषित किया गया था। महिला दिवस मनाने के उद्देश्यों की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यह दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके, साथ ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना तथा महिलाओं के प्रति हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में जागरूकता फैलाना आदि कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। जैसा कि हमने कहा, भारत में सदैव से नारी को पूजने की प्रथा रही है, क्योंकि नारी प्रकृति का रूप है और यह सृष्टि की नेतृत्व करता भी है। नारी को पूजने के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृदेवी की मूर्ति के रूप में तो प्राप्त होता ही है, साथ ही वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां जिसमें गार्गी, घोषा, अपाला, विश्ववारा इत्यादि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, इनसे भी भारतीय जनमानस परिचित है। हालांकि बाद के समय में स्त्रियों की दशा और स्थिति सामाजिक तौर पर थोड़ी गिरी और उन्हें अब वे अधिकार त्यागने पड़े जो कभी प्राप्त थे। अब उपनयन का अधिकार उनसे छीन लिया गया और वेद पढ़ने से भी उन्हें वंचित कर दिया गया। प्राचीन भारत के इतिहास में महिलाओं की समृद्ध स्थिति के संकेत सातवाहन राजाओं के नाम से भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस वंश के राजाओं ने अपने नाम से पूर्व अपनी माताओं के नाम को जगह दी। मसलन वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी और गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे ही नाम हैं। ये नाम पश्चिमी सभ्यता को आईना दिखाने को पर्याप्त हैं, जहाँ नारी विमर्श तो बहुत बाद में शुरू ही हुआ, उल्टे महिलाओं को इंसान मानने या ना मानने पर बहस होती थी।
खैर, भारत की मध्यकालीन महिला अपने अस्तित्व के संकट से जूझती रही। हालांकि रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई सरीखी कुछ महिलाओं के नाम सुनने में आते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर सामान्य महिलाओं के विषय में विचार शायद ही सुनने को मिलता है। यदि बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महिलाओं की, तो सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, रानी गॉर्डन लियो इत्यादि नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी शासन से लोहा लिया। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया और इसकी शुरुआत संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों को शामिल करने के साथ हुई। राजकुमारी अमृता कौर, जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी, समाज सुधारक डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित, दलित समुदाय की एकमात्र महिला सदस्य दक्षिणायनी वेलायुथन, मुस्लिम समाज की कुप्रथाओं को तोड़ने वाली बेगम एजाज रसूल जैसी सशक्त महिलाएं संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में शामिल थीं। आगे चलकर इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, लता मंगेशकर, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अवनी चतुर्वेदी, गीता गोपीनाथ जैसी महिलाओं ने हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व किया। भारत का संविधान धर्म, मूलवंश और जाति के साथ साथ लिंग के आधार पर भी समानता की बात कहता है। हमारे संविधान निर्माताओं का दर्शन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भी केंद्र में रखता है। इसी कारण वर्तमान भारत में भी स्त्री विमर्श बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। चूंकि स्वतंत्रता के साथ ही सरकारों ने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे दिया था, इसलिए कालांतर में भी महिलाओं की उन्नति का विषय सर्वोपरि रखा गया है। हालांकि कुछ एक मसले हैं जिनमें महिला सुरक्षा सबसे मुख्य है। बावजूद इसके देश में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कार्य हुए हैं। कहा जाता है कि किसी भी वर्ग की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उस वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना अत्यावश्यक होता है और इसीलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। मुद्रा योजना, महिला ई-हार्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मातृवंदना योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। इसी प्रकार सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर महिलाएं सशक्त हों, इसके लिए भी कुछ कार्यक्रम सुनिश्चित हैं, जिनमें पंचायतों में महिला आरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इत्यादि प्रमुख हैं। दहेज रोकथाम अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, समान पारिश्रमिक एक्ट, लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट, महिला हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, बाल विवाह रोकथाम एक्ट, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम जैसे प्रयास भी सरकार के महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रयास तभी साकार मालूम पड़ते हैं जब आंकड़े इसकी सकारात्मक गवाही देते हैं। जब बात देश की आधी आबादी की हो, तब ये आंकड़े और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि बात करें आंकड़ों की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक बहुत परिवर्तन आया है जो सकारात्मक है। देश में स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता दर मात्र 6% थी, जो वर्ष 2011 तक बढ़कर 64.46% हो गई। हालांकि यह आंकड़ा पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% से कम है। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हुआ है। देश की कुल आबादी में 48% महिलाएं हैं, जिसमें से 1/3 महिलाएं रोजगार में संलग्न हैं।
भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रथम लोकसभा के 5% से बढ़कर वर्तमान में 15% हो गया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में पहले की तुलना में 6.36% की वार्षिक गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत गिरावट दर से 3 गुना अधिक है। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2000 में 1000 प्रति माता पर 384 थी, जो 2020 में घटकर प्रति हजार मात्र 103 हो गई है। इस प्रकार ये आंकड़े इस बात की गवाही हैं कि सरकार के प्रयासों की सकारात्मकता तो है, और प्रबुद्ध जन सदैव यह आशा करते हैं कि ये प्रयास और अधिक फलीभूत होंगे। हालांकि सरकार अभी भी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को लेकर चिंतित है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में भी कुछ ठोस कार्य किए जाएंगे। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, इसलिए हम चाहेंगे कि हिंदी साहित्य के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाते जाएं, जो कुछ इस तरह हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।